हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बात किया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा था, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये एसीई जो कि लंग्स में फॉर्मेशन होता है इसका, तो ये जब इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 बिल्कुल बन ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे इसको नहीं इनहिबिट किया जा रहा है। इसको इनहिबिट करने में परेशानी क्या आ रही थी कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है ना, इसका ब्रेकडाउन रुक जा रहा था, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन का भी ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, इसकी वजह से तो एक अल्टरनेट ये निकाला गया कि एंजियोटेंसिन 2 तो बने, लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है ना, ये ब्लॉक कर दिया जाए, यानी अब काम ना कर पाए अपना। तो इस कंडीशन में हमको फायदा ये होता था कि ये एसीई ये ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करता है और इसको भी बनाता है, लेकिन इसका एक्शन नहीं देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो परेशानी आती थी वो परेशानी नहीं आती है। तो यही फर्क है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो देखिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं, तो देखिए लोसार्टन, कैंडिसार्टन एंड वेलसार्टन। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। और इसके मैकेनिज्म की बात करें तो वही हम बताया कि देखिए सेलेक्टिवली ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, ये एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर पे वर्क करता है। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये जहाँ जहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी पे वर्क करता है, और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसी एंजियोटेंसिन टाइप 1 जो है रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो ये जब इसको ब्लॉक कर देगा तो बनेगा, लेकिन ये सारे एक्शन जो है इसके ये नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि सिलेक्टिवली ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर्स। और उसके बाद फिर इफेक्ट की बात की गई कि इफेक्ट सिमिलर टू एसीई इनहिबिटर्स। तो इसका इफेक्ट एसीई इनहिबिटर्स के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि एसीई इनहिबिटर्स में ये नहीं काम कर रहा था, इसी वजह से ये बन नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे ये बन तो रहा है, लेकिन इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है। जब इसके रिसेप्टर पे ब्लॉक कर दिया जा रहा है तो ये कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही हो गया यहाँ पे ये चीज़। और देखिए फायदा क्या बताया जा रहा है, बट एआरबीज डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। लेकिन ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं ये ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज नहीं करते हैं। इसलिए नहीं इंक्रीज करते हैं कि ये जो है हमारा एसीई इसको ब्रेक डाउन करते रहता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। और क्लिनिकल यूज़ की हम बात करें तो देखिए हाइपरटेंशन वही सेम जैसे इसका यूज़ था कि वैसे इसका भी यूज़ है कि हाइपरटेंशन में यूज़ होगा, हार्ट फेलियर में यूज़ होगा और प्रोटीनूरिया में यूज़ होगा, क्योंकि ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। ठीक है, जब वेसल्स को डायलेट करेंगे तो हाइपरटेंशन में यूजफुल होगा, और हार्ट फेलियर में भी ये इसी वजह से वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है। और प्रोटीनूरिया यहाँ पे जीएफआर को ये कम कर देता है। देखिए यहाँ पे हम बताएं कि जीएफआर को कम कर देता है, और इस वजह से प्रोटीनूरिया में भी हेल्पफुल होता है। और क्रोनिक किडनी डिजीज लाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी विद इंटॉलरेंस टू एसीई इनहिबिटर्स दैट इज कफ एंजियोएडिमा। ठीक है, और क्रोनिक किडनी डिजीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। और क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर पेशेंट जो है ये इंटॉलरेंस है एसी इनहिबिटर्स से। और एसी इनहिबिटर्स में क्या होता है कि ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कफ होता है, एंजियोएडिमा होता है। तो बहुत सारे पेशेंट में हम एसीई इनहिबिटर्स नहीं दे सकते इसी वजह से, क्योंकि उनमें एंजियोएडिमा और कफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको हम एआरबीज बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे काम करते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज में हेल्पफुल होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और जीएफआर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जीबीएम की थिकनिंग जो होती है ये स्लो हो जाती है। और जो इसका साइड इफेक्ट था कफ और एंजियोएडिमा, ये भी हमको एआरबीज में नहीं देखने को मिलता है। तो ये इसका क्लिनिकल यूज हो गया। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए हाइपरकैलेमिया, वही हाइपरकैलेमिया तो कॉज करेगा ही। क्यों? क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन के कन्वर्जन को रोक देता है, और एल्डोस्टेरॉन जो होता है देखिए ये आके यहाँ पे वर्क करता है एल्डोस्टेरॉन, और प्रिंसिपल सेल से ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम का सिक्रेशन कराता है। तो जब ये वर्क नहीं करेगा तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेशियम का सिक्रेशन नहीं होगा, तो वही हाइपरकैलेमिया होगा। और जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर कम होने की वही वजह है कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये डायलेट रहती है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है। और उसके अलावा हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और ये टेराटोजन भी होता है। ठीक है, तो एआरबीज जो होते हैं ये टेराटोजेनिक भी होते हैं। तो ये हमारा हो गया एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और उसके अलावा फिर हम बात कर लें एलिस्काइरिन। ठीक है, तो एलिस्काइरिन देखिए ये क्या करता है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो जो ये रेनिन है ना, जो हमारे जक्स्टामेडुलर सेल से सिक्रेट हुआ, ये डायरेक्ट रेनिन को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो रेनिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एंजियोटेंसिनोजन ये लीवर से सिक्रेट होता है और फिर ये रेनिन की मदद से 1 में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम एलिस्काइरिन दे देंगे तो ये रेनिन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन 1, तो ये एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे यही याद करने का तरीका बताया गया। देखिए एलिस्काइरिन, तो एलिस्काइरिन काई से हो गया किल्स और रिन से हो गया रेनिन। तो किल्स रेनिन, एलिस्काइरिन किल्स रेनिन, यानी रेनिन के एक्शन को ये एलिस्काइरिन खत्म कर देता है। और इसका क्लिनिकल यूज बात करें तो हाइपरटेंशन वही, क्योंकि पूरा ये रास को इनहिबिट कर देगा। रास को जब इनहिबिट करेगा तो वेसल्स डायलेट रहेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी। और ये एलिस्कारिन के एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हाइपरकैलेमिया हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस को रोक देता है, और एल्डोस्टेरॉन ही जो होता है ये हमारी प्रिंसिपल सेल से, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पोटेशियम के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो पोटेशियम सिक्रेट नहीं होगा, इस वजह से हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। और जीएफआर डिक्रीज इस वजह से होगा क्योंकि ये इफरेंट आर्टियोल को डायलेट कर देता है, इस वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। और एंजियोएडिमा भी इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। एंजियोएडिमा इस वजह से देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये भी हमारा ब्रेडिकाइनिन को डिक्रीज करता है। ठीक है, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो डिक्रीज करता है ये ब्रेडिकाइनिन को, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 ये भी ब्रेडिकाइनिन को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब हम एलिस्काइरिन देंगे ना तो देखिए क्या होगा, हमको एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा। एक रीजन इसका ये हो गया कि ये एंजियोटेंसिन 2 इसको कम करेगा, पहला रीजन। और दूसरा रीजन इसका ये होता है कि वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। वेसल्स डायलेट जो होती हैं इस वजह से भी हमको एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फर्क ये आ रहा है कि एआरबीज में क्या फर्क है। तो देखिए एआरबीज में एंजियोटेंसिन 2 अपना वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये तो ब्रेडिकाइनिन को डिक्रीज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसका ब्रेडिकाइनिन पे इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में एसीई, ठीक है, एसीई अपना प्रॉपर काम कर रहा था, इस वजह से ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन बराबर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम एलिस्काइरिन की बात करें तो एलिस्काइरिन की कंडीशन में एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बना और एसीई भी प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, इस वजह से इसमें हमको एंजियोएडिमा देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर बताया गया कि रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑलरेडी टेकिंग एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी एसी इनहिबिटर्स लेते हैं या एआरबीज लेते हैं उसमें एलिस्काइरिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी वेसल्स को डायलेट किए रहते हैं। ठीक है, वेसल्स को डायलेट किए रहते हैं और ब्रेडिकाइनिन का लेवल भी इंक्रीज किए रहते हैं, खासतौर से एसी इनहिबिटर्स में। और उसके अलावा जब हम अलग से एलिस्काइरिन दे देंगे तो इसमें ये ब्रेडिकाइनिन का लेवल इस कंडीशन में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो वेसल्स डायलेट थी ना ये और ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन बहुत ही खतरनाक देखने को मिलेगा और हमको शॉक लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी। इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है उन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी एसी इनहिबिटर्स लेते हैं या एआरबीज लेते हैं। और प्रेगनेंसी में तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड एलिस्काइरिन है ही। ठीक है, तो ये एलिस्काइरिन का हम वो देख लिए कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, और क्लिनिकल यूज इसका हाइपरटेंशन है, और इसका मैकेनिज्म क्या है कि डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करती है। यहाँ से हम याद रखेंगे एलिस्काइरिन किल्स रेनिन, तो काई किल्स रेनिन, ठीक है, रेन से। तो ये हो गया हमारा। तो आज हमने ये दोनों बात किया एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, इसमें हमने 3 ड्रग्स की बात की, और ये सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, और इसका इफेक्ट सेम एसी इनहिबिटर्स की तरह होता है, लेकिन ये ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज नहीं करते हैं। इस वजह से ऐसे पेशेंट्स जो इंटॉलरेंस होते हैं एसी इनहिबिटर्स से, जैसे उनको कफ या एंजियोएडिमा होता है, उस कंडीशन में हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे लिए है। और एलिस्काइरिन ये तो सीधा एकदम जड़ पे ही यहाँ रेनिन का एक्शन जो होता है इसी को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजियोटेंसिनोजन 1 में भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब 1 में नहीं कन्वर्ट होगा तो आगे का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक दोनों कंप्लीट हुआ।